हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आइए आज हम अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम क्या है इसके बारे में जानते हैं। अब जब हमने बात किया राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय की बात करते ही माइंड में क्या आया? आय। और आय से आपके माइंड में क्या आया? पैसे, राइट। यानी आज हम केवल पैसों की बातें करेंगे। इससे पहले हम केवल ज्योग्राफी में बात करते थे, सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है इत्यादि। अब आज हम बात करेंगे पैसों की, पैसे क्या है। और अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इससे इतने सारे से क्वेश्चंस क्यों आते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना किसी देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और आज हम वो सभी टॉपिक जानेंगे इसके बारे में, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जाम्स में आते हैं तो वे हमसे ना छूटने पाए, राइट। तो देखते हैं हम राष्ट्रीय आय के बारे में शुरू करते हैं। अब अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय जो है एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था है अपने आप में एक अपूर्ण शब्द है, अर्थात पूर्ण नहीं है, अपूर्ण शब्द है। बात करते हैं क्यों? क्योंकि जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था होता है किसी देश से रिलेटेड होता है, किसी भी कंट्री से रिलेटेड होता है। अर्थात जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसके साथ किसी न किसी देश का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हम किस देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो गया, वैसे ही। तो अर्थात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय जो होता है एक महत्वपूर्ण अवधारणा होता है। अर्थशास्त्र एवं किसी भी अर्थव्यवस्था की समझ के लिए राष्ट्रीय आय की गणना से जुड़ी अवधारणाओं का स्पष्ट होना आवश्यक है। तो फिर देखते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन राष्ट्रीय आय है। अर्थात जो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके आर्थिक विकास की जो जानकारी का प्रमुख साधन है वो क्या है? राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। अर्थात जब स्वतंत्रता जब मिल गई हमारे देश को, उसके बाद एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जो कि 4 अगस्त 1949 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। अब देखते हैं कि अगर हमें कोई आपसे परिभाषा पूछे, डिफिनेशन पूछे कि नेशनल इनकम का डिफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो क्या होता है? किसी भी एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय कहलाता है। अर्थात किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में वहाँ की अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमतें शामिल होती है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यहाँ पे, राष्ट्रीय आय के पूछ दिया जाता है कि किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश की अंतिम वस्तु के उत्पादन और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। तो क्या होता है? वहाँ के जो कुल मूल्य का योग होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द नेट वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने अभी बात किया था वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो सभी देश का अपना अपना एक वित्तीय वर्ष होता है। वैसे ही जो भारत का वित्तीय वर्ष है वो क्या होता है? एक साल का एक टाइम होता है जिस टाइम पे यहाँ की आय की गणना की जाती है। वो क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। और एक यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बार SSC में पूछा जा चुका है कि वित्तीय वर्ष का टाइम क्या होता है। तो क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नेरोजी ने किया था। कब किया था? 1868 में। और उन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें इन्होंने बताया था कि भारत में उस समय प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 20 रुपये 20 रुपीज़ थी। अब सोचिए, मात्र 20 रुपीज़ थी उस समय पे नेशनल इनकम, और आज क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे
कि आज प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम आज क्या है। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि CSO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली, और स्थापना हुई थी 2 मई 1951। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के वार्षिक विवरण को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहा जाता है, जिसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसके वार्षिक विवरण को क्या कहते हैं? श्वेत पत्र भी कहा जाता है। और इसीलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको 3 भागों और 14 उपक्षेत्रों में विभाजित किया था। तो 3 भाग कौन कौन से थे? कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में इन्होंने विभाजित किया। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। ऐसा हम इसका देखते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, मछली इत्यादि, इस प्रकार को इसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पे प्राप्त किया जाता है, वह क्षेत्र क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र क्या है। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, गैस और जल आपूर्ति के लिए। तो जो भी होते हैं क्या होते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब आते हैं 3rd नंबर, टर्शरी सेक्टर अर्थात तृतीयक क्षेत्र क्या है। अर्थात अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग एवं बीमा इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? ये टर्शरी सेक्टर अर्थात तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अभी तक हमने बात किया था नेशनल इनकम के बारे में। अब नेशनल इनकम की गणना कैसे की जाती है? तो अर्थशास्त्र में नेशनल इनकम की गणना करने के लिए 4 दृष्टिकोण दिए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? GDP, GNP, NDP और NNP। अब ये क्या होते हैं हम इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन इसके लिए 3 जो विधियां हैं वो प्रचलित है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए। जो पहला होता है उसको हम कहते हैं उत्पादन गणना विधि। जो सेकेंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आय गणना विधि। और 3rd उपभोग बचत विधि या व्यय विधि। अब हम देखते हैं कि उत्पादन गणना विधि क्या होता है। इसके अंतर्गत किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ज्ञात किया जाता है। अर्थात जो उत्पादन गणना विधि होती है इसमें देखा जाता है कि एक वर्ष में किसी भी जो देश है वहाँ पे उसमें उत्पादन क्या हुआ है, तो इसके थ्रू होता है। जो सेकेंड होता है वो होता है क्या? आय गणना विधि। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? इसके अंतर्गत जो किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके विभिन्न क्षेत्रों से जो आय प्राप्त होती है उसके योग के तहत किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आय गणना विधि कहते हैं। 3rd क्या होता है? व्यय विधि। व्यय विधि क्या होता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कुल उपभोग एवं कुल बचत का अनुमान लगाया जाता है और इन दोनों के कुल योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का राष्ट्रीय आय के बारे में, जो कुछ हमें फैक्ट बताए, जो कुछ कॉन्सेप्ट बताए। आगे इसके बारे में आगे GDP, GNP, NDP और NNP ये क्या होता है ये मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर इसको एक साथ लाता तो वीडियो मेरा बहुत ही लॉन्ग हो जा रहा था, बहुत ही लंबा हो जा रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना 2 छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना करके इसे अपलोड कर दूं, और इसीलिए इसका आगे का पार्ट यानी पार्ट 2 जो है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आशा करता हूँ आज मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, 2nd वीडियो आप देखना
ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप सेकेंड वीडियो इसके बाद नहीं देखेंगे, इसका अगला वीडियो, तब तक आप पूरी तरह से राष्ट्रीय आय क्या है इसे नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने जो आज बताया वो अभी अधूरा है, क्योंकि इसका अगला सेकेंड पार्ट मैं अगले 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।